डॉक्टर महेश विक्रम जी, हम सबके प्यार और सम्मान के पात्र मेधा दीदी, रंजू जी, रेणु जी, संजय मंगो जी और कार्यक्रम के संचालन कर रहे अरविंद जी, और यहाँ नागेपुर के इस लोक समिति के आश्रम में के इस प्रांगण में आए हुए विभिन्न जिलों से आए हुए NAPM के सभी साथीगण, मैं देख रहा हूँ आज जौनपुर से निसार भाई आए हुए हैं और अन्य जगहों से लोग आए हुए हैं, प्रधान लोग हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य चुनौतियों के बारे में मैं बोलूं। पूरे देश को एक माया लोक, विकास की एक माया खड़ी कर दी गई है, एक डेवलपमेंट का इल्यूजन जिसे कहा जाता है। हम एक काल्पनिक दुनिया में धकेले गए हैं, एक झूठ का बराबर प्रचारित किया जा रहा है। हम विकसित हो गए हैं और देश काफी आगे बढ़ गया, इसे सिर्फ जुमलेबाजी ही कही जा सकती है। और हम लोग और देश के बहुत सारे लोग इस जुमलेबाजी के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वास्तविक धरातल पर क्या सच्चाई है, इससे हम सभी प्रतिदिन रूबरू होते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि देश का निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का एक दौर चल रहा है। और इसमें हमारे पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले के खिड़ियाओं हैं, बनारस में भी जो बादकपुर एयरपोर्ट है इसका विस्तार हो रहा है और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन हड़पी जा रही है, उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। यहाँ पर आपने देखा होगा रास्ते में गंजारी एक गांव है जहाँ पर बड़ा स्टेडियम बन रहा है, उसके लिए जमीन चली गई बहुत सारे लोगों की। और लोगों का जो आधार है जमीन, उससे लोगों को वंचित करके एक मायावी दुनिया खड़ी की जा रही है जहां पर, और उसी को ही विकास का नाम दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। विकास की परिभाषा बदली गई है। विकास का मतलब सड़क और पुल और ये सिर्फ, और भूखे की का भोजन और घर और अन्य बुनियादी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हमें जो मिलनी चाहिए, इन पर कम बात हो रही है और अन्य चीजों को ही विकास कहा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि बनारस में किसानों के, पूरे देश में क्या हालत है और किसानों के बनारस में भी क्या हालत है, हम सभी परिचित। किसान को अपने परिश्रम का जो फल है, चाहे वो सब्जी हो, अनाज हो, उसका मूल्य तय करने का कोई अधिकार नहीं है। किसान उसे जो आड़ती है, जो दलाल है, वो जो जैसा कहेगा उसी दाम पर बेचता है, बेचने के लिए वो मजबूर है। उसी तरह जो मजदूर वर्ग है, खास करके बनारस जिले में बुनकर, गांव में बुनकर है और शहर में मुस्लिम समुदाय के बुनकर भी है। और इन सब के को पहले जो सुविधा दी जाती थी, फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया कराई जाती थी, वो छीनी गई है वो सुविधा और बहुत ज्यादा दाम पर
बिजली का बिल देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने अपना हैंडलूम और पावरलूम बंद कर दिए हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग खुदकुशी करने के कगार पर हैं। बहुत सारे लोगों का पलायन हुआ है, सूरत और अन्य शहरों में या बुनकरों का पलायन हुआ। पत्रकारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा, आजादी छीनी गई है। यह फ्रीडम ऑफ प्रेस करके 3 मई 2023 को कुछ ही महीनों पहले एक डाटा प्रसारित किया गया था और उसके अनुसार फ्रीडम ऑफ प्रेस भारत में जो प्रेस की आजादी है वो बहुत ही बुरी स्थिति में, पूरे विश्व में 180 देशों में भारत का पोजीशन जो है वो 160 है। इसका मतलब यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देश हमसे काफी आगे हैं, वहां आजादी है और भारत में आजादी नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत मायने तक सही है कि उत्तर प्रदेश में प्रेस की आजादी बहुत ही कम है। गोदी मीडिया नाम आपने सुना है और मोदी जी के गोद में जो बैठेंगे उन्हीं को सम्मान मिलता है और बाकी सारे अखबारों को, टीवी चैनल्स को गोदी मीडिया का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में आपने सुना, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सांस्कृतिक स्थिति क्या है इस पर सवाल उठाया था अरविंद जी ने। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सरकारीकरण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, खास करके जो सरकार के साथ जुड़कर काम करना चाहे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दिखाना चाहे और सरकार के प्रचार तंत्र बनना चाहते हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है। अन्य लोग जो है प्रतिरोध की आवाज उठाने वालों पर उंगली उठाई जाती है। हमारे प्रेरणा कला मंच के साथी कुछ महीने पहले आजमगढ़ गए थे, आज तक मैंने उनको नहीं बताया। जब वे आजमगढ़ में थे तो लल्लू के लोग और कुछ लोग जो झूठ बोलकर हम अखबार वाले हैं बोलकर हमको बराबर फोन कर रहे थे कि कितने लोग गए हैं, उनके नाम क्या क्या है, किस तरह की बातें वे करेंगे और सारा डिटेल लीजिए। तो पूरी तरह से सरकार जो चाहती है वही करें और प्रतिरोध की आवाज बिल्कुल ना हो, ऐसा दबाव सांस्कृतिक कर्मियों पर डाला जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो मायावी लोक में हम हैं और एक बहुत अच्छा देश, विकसित देश कहा जा रहा है और वास्तविकता यह है कि मात्र 2 या 2.5 सप्ताह पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक प्रकाशित किया गया। उसके हिसाब से पूरे विश्व के 125 देशों में भारत का रैंक 111 है। मतलब यहाँ पूरे विश्व में सबसे भूखे देशों में एक देश भारत है। और उसी तरह मल्टी डायमेंशनल हंगर इंडेक्स जिसे कहते हैं और विभिन्न मापदंड पर जो गरीबी का जो और भूख का जो वो हिसाब लगाया जाता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा माने गरीबी और भूख का सामना करने वाले सबसे बड़ी आबादी भारत की है। हमारे साथ केवल नाइजीरिया है, बाकी सब हमसे आगे हैं इस मामले में, 72 है। तो मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उससे आप सभी परिचित है और उस तरह की घटना हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। माने वहां पर एक नस्लीय लड़ाई के नाम पर एक खास नस्ल के लोगों पर अत्याचार हुआ, कुकी समुदाय के लोगों पर, और
उन्हें आपस में, कुकी और मैतेई को आपस में लड़ाया गया और बहुत सारे लोग मर गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 200 के ऊपर है, लेकिन वास्तव में 450-500 के बीच मरने वालों की संख्या। और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का ये कार्य हुआ। मुझसे बताया गया कि उत्तर प्रदेश में जो क्रिश्चियन समूह है, मसीही समुदाय है, इनके खिलाफ जो अत्याचार हुआ है उस पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए कहा गया। तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मसीही समुदाय पर जो पिछले 8 महीनों में, माने 2023 में केवल 8 महीनों में अगस्त के अंत तक 211 अत्याचार और उत्पीड़न की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। पूरे देश में 8 महीनों में 525 घटनाएं हुई है और केवल उत्तर प्रदेश में ये 211 घटनाएं, और सितंबर और अक्टूबर में ये घटनाएं और बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको मालूम हो कि जौनपुर, आजमगढ़, रायबरेली, सीतापुर, महाराजगंज, कुशीनगर, कानपुर, हरदोई, बहराइच, इन जिलों में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। एक बस उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हर इतवार को प्रार्थना करने के लिए ईसाई लोग सामूहिक रूप से जुटते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना तो करते ही हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इतवार को जुटते हैं और इतवार का दिन भय और आक्रमण के डर के साये में रहते हैं। और प्रतिदिन रात को मेरे मोबाइल पर खबर मिल जाती है, आज 15 लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, जेल में बंद है। मुझे लगता है पिछले सप्ताह में मुझे बताया गया कि इस समय उत्तर प्रदेश के जेलों में 95 लोग जेलों में बंद है, जो पास्टर लोग हैं, कोई फादर हैं, कोई ईसाई विश्वासी हैं। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि जबरन धर्मांतरण का। और आपको बता दूं 29 सितंबर 2021 को हमारे उत्तर प्रदेश में एक नया कानून लागू हुआ, जिसे जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून बताया गया। उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो सभी जेलों में बंद है। एक उदाहरण आपको बता दूंगा। बनारस से आजमगढ़ जाने वाले रास्ते पर जौनपुर जिले में चंदौद के बगल में बुलंदी करके एक गांव है, और बुलंदी के में एक दुर्गा प्रसाद यादव नामक एक आदमी है, जो पहले मुंबई में रहते थे। उनके शरीर में कोढ़ की बीमारी हो गई और वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, उन्हें वो ठीक नहीं हुआ। तो एक प्रार्थना केंद्र में वो गए, वो प्रार्थना की गई और वो पूरी तरह से चंगे हो गए। तो उन्होंने कहा अपने परिवार के लोगों से, हम लोग वापस अपने गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों के साथ प्रार्थना करेंगे, लोगों को हमारी तरह बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो वे ये बुलंदी गांव में गए आए और वहां पर उन्होंने प्रार्थना एक केंद्र बनाया। वहां भीड़ जुटने लगी, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, बहुत सारे लोगों के मानसिक तनाव कम हुए, शांति आई परिवारों में, शारीरिक बीमारियां दूर हो गई। जो उनके कोर्ट कचहरी में मुकदमे थे, उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए, आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहने लगे, संख्या बढ़ती गई। तो 15-17 साल पहले उन्होंने कार्य शुरू हुआ, आज वहां बड़ी भीड़ जुटती है। इस बार उनके ऊपर जबरन धर्मांतरण का झूठा इल्जाम लगाया गया।
जबकि उन्होंने किसी का धर्मांतरण नहीं किया। जो हिंदू थे वो हिंदू ही है, जो मुसलमान वे लोग आते हैं वे मुसलमान हैं, लेकिन बस ये है कि वे लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उनके ऊपर बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन वो बहुत सारे केस थे, वो जीते गए। अंत में उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया कि जहां पर उन्हें प्रार्थना केंद्र बनाया गया है वो गलत अतिक्रमण करके उन्होंने बनाया, जबकि वो उनका पुश्तैनी जमीन है और पूरी तरह से पुश्तैनी जमीन है, उनका अधिकार है उस पर, उनके पास पूरे कागज है। तो कोर्ट के माध्यम से एक आदेश आया कि उस जमीन का पैमाइश किया जाए और उनके घरों में, उनके मकान पर, उनका एक 3 तल्ला मकान है और एक टीन का एक शेड है बहुत बड़ा जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया कि इसे पैमाइश करके गिरा दिया जाएगा और पैमाइश करने का डेट भी दिया गया। तो सरकारी अधिकारी वहां गए, बहुत सारे अधिकारी लोग, और साथ में पुलिस भी, उन्होंने पैमाइश किया। पैमाइश करने के बाद पुलिस चली गई और सरकारी अधिकारी जैसे ही जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर बहुत सारे लोग अपना मुंह बंद करके, मुंह ढक के आए और सरकारी अधिकारियों पर पथराव किया। और उनमें से वो दुर्गा प्रसाद यादव या उनके परिवार या उनके मित्रों के कोई नहीं थे, सब अनजान लोग थे। और दुर्गा प्रसाद और उनके सभी साथियों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयास, और तमाम 15-20 धाराओं में वे सभी उनके ऊपर केस लागू हुआ। सब गिरफ्तार हो गए। 35 से ज्यादा लोगों पर केस हुआ, 18 लोग गिरफ्तार हुए, सब जेल चले गए और बुलडोजर आकर वो टीन शेड गिरा दिया गया, 3 मंजिला मकान गिरा दिया गया। और ये केवल एक घटना, योगी जी का बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ चलता रहा। इन दिनों लगातार ईसाइयों पर बुलडोजर चल रहा, किसी न किसी संडे, हर संडे को किसी न किसी प्रार्थना केंद्र पर, किसी चर्च पर बुलडोजर चलता है, बस एक कोई झूठे इल्जाम पर। जो कानून 2021 में पारित हुआ, उस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई धर्मांतरण के नाम पर कोई केस फाइल करता है तो उस केस को तभी लिया जाए, एफआईआर तभी लिखा जाए जब वो कंप्लेंट करने वाला, शिकायत करने वाला व्यक्ति स्वयं पीड़ित हो, माने जिसका धर्मांतरण हुआ हो, या उसके परिवार का कोई हो, या उसके कोई नजदीक का कोई रिश्तेदार हो। लेकिन इस कानून में इस प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है लगातार। कोई भी, और खास करके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू संगठन के अलग अलग नामों से जो भी है, कोई भी जाके केस फाइल कर देता है। पुलिस को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि तुरंत कार्रवाई करे। पुलिस पहुंच जाती है और गिरफ्तार करते हैं। और पहले उन प्रार्थना करने वाले, चाहे वे संख्या में 2 लोग हो या 10 हो या 50 हो, लाठियों से उन पर प्रहार किया जाता है, हाथ टूट जाता है, सर टूटता है, उनके कपाल से खून बहता है। और बचने के लिए वे लोग स्वयं 100 नंबर पर फोन करते हैं, पुलिस आती है और हमला करने वालों की आवाज इतना ज्यादा मुखर हो जाता है कि पुलिस पीड़ित लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाते हैं और शाम तक उन्हें जेल में दे देते हैं और जेल में वो बंद है, झूठे झूठे इल्जाम पर। इलाहाबाद के नैनी जेल में वहां के एक फादर, जो वहां के इलाहाबाद डायसिस के समाज विकास केंद्र चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं, वो किसी तरह के धर्मांतरण के या धर्म प्रचार के कार्य में नहीं लगे। और उनके एक स्टाफ को पुलिस ने उठा लिया और उनके साथ काम करने वाले, बस उन पर यह इल्जाम था कि उनका एक दूसरा भाई किसी के घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था और
उस परिवार के वो आदमी जो प्रार्थना चला रहा था वो नहीं मिला, लेकिन उस परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया और फादर को जानकारी मिली। वो खुद वकील है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। पूछने के लिए गए कि क्या हुआ, मेरे स्टाफ को और उनके परिवार के लोगों को क्यों उठाए हैं। और पिछले महीने, इसी महीने के 1 अक्टूबर की 1 तारीख को ये घटना हुई। इतवार का दिन था, शाम को वो दोपहर को गए वो थाने में, उन्हें गिरफ्तार करके बैठाया और उन्हें और परिवार के 4 लोगों को जेल में बंद कर दिया। और अगले दिन से लगातार वो डायसिस के लोगों ने प्रयास किया उनका जमानत कराने के लिए, लेकिन आज भी वे सभी जेल में बंद है। न्यायपालिका पूरी तरह से टिक गई है, योगी जी के हाथों में टिके। न्यायपालिका के लोग भी ईमानदार नहीं है, लगातार पोस्टपोन कर रहे हैं, तारीख आगे का देते जा रहे हैं। अब कल 30 तारीख को फिर तारीख किया गया, 5 बार तारीख, एक ही महीना में 5 बार। और उन पर ज्यादातर लोगों पर इल्जाम है 151 कानून को जानने वाले लोग जानते हैं कि 151 के नाम पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग जो जेल में बंद है 151 के नाम पर बंद है और उनकी भी जमानत नहीं हो रही है। तो ये उत्पीड़न का बस एक मतलब कि उदाहरण है। तमाम तरह के उत्पीड़न हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। नफरत, एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ाता जा रहा है और दलितों के प्रति नफरत बढ़ाया जा रहा है, मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ाया जा रहा है, किसानों के प्रति नफरत बढ़ाया जा रहा है, मुस्लिमों के प्रति नफरत बढ़ाया जा रहा है। श्रमिकों और मजदूरों और कमजोर तबके के लोगों के साथ जो बड़ा अन्याय हो रहा है, ये दुश्मनी, नफरत, घृणा, वैमनस्य के इस दौर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा बस आप सभी लोगों से ये अपील है, ये नफरत बढ़ाने वाले, समाज को अलग अलग खंडों में बांटने वाले ये जो सरकार है हमारे प्रदेश में और केंद्र सरकार जो बनी हुई है, इसे उखाड़ कर फेंकने की जिम्मेदारी हम और आप सभी के कंधों पर है। और वही एकमात्र हमारे लिए एक समाधान है। और जहां समाज को तोड़ा जा रहा है, हम सभी निर्णय लें, हम तोड़ने से, टूटने से बचे और जोड़ने का काम करें। जहां नफरत बढ़ाया जा रहा है वहां हम प्रेम बढ़ाएं, भाईचारा बढ़ाएं। जहां काल्पनिक माया लोक का प्रचार प्रसार किया जा रहा है पूरा गली मीडिया और तमाम सोशल मीडिया में, अखबारों में और सबों में, वहां पर जो जमीनी सच्चाई है, गरीबी की सच्चाई, बेरोजगारी की सच्चाई, युवा लोग रोजगार पाने के लिए लगातार लड़ रहे। एक खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के 30 लाख बेरोजगार युवा लोग जो है अपना आसरा छोड़ दिए हैं, आशा छोड़ दिए हैं और अभी हम नौकरी के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि नौकरी के लिए जो भी मौके आ रहे हैं बराबर बार बार उन्हें जाना पड़ रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये स्थिति है। तो इससे बचने के लिए हमको सबको एकजुट होना होगा, प्रेम के आधार पर, आपसी भाईचारे के आधार पर, आपसी समझदारी के और एकता के आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा। अन्याय को हराना होगा, न्याय को खड़ा करना होगा। नफरत के बदले प्रेम के मार्ग पर न्याय और सच्चाई और प्रेम के समाज का हम निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।